दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप कितना परसेंटेज उधार का पैसा यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में और कितना प्रपोर्शन आप इक्विटी शेयर से पैसा अपने बिजनेस में लाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जानते हैं, इक्विटी शेयर जानते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है? वैसे शेयर कंपनी के जो कि खरीद बेचे जाते हैं, कुछ हिस्सा होता है कंपनी का जो लोगों को बेचा जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली आप कह सकते हैं एक तरह से ओनर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि वो सारे डिसीजंस में कंपनी के क्या होते हैं, अपना पूरा अधिकार रखते हैं, ठीक है, और वो डिविडेंड भी पाते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने इतना तो जान लिया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर वो रेशियो होता है, वो प्रपोर्शन होता है जो बताता है कि आपके बिजनेस में जो पैसा लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसका कितना पोर्शन आप उधार से लाएंगे, कितना पोर्शन उधार लेंगे, कितना पोर्शन लोन लेंगे और कितना पोर्शन आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के माध्यम से लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको मैंने बता दिया है कि कंपनी का कुछ पार्ट आप किसी को बेचते हैं, ठीक है, तो वो आपको पैसे देता है, कंपनी को पैसे देता है, तो कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट पे चलती है, ठीक है। तो ये आपका होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये भी देखा था कि डेब्ट्स मतलब कि उधार का पैसा बढ़िया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा अच्छा है, क्योंकि हमने देखा था कि इक्विटी शेयर जो होता है वो इक्विटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। कैसे? क्योंकि हर साल पे करना पड़ता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को, इसलिए वो महंगा होता है। डेब्ट में क्या है, आपको साल भर में एक ही इंटरेस्ट पे करना है, कुछ ही इंटरेस्ट पे करना है। बट आपने अगर 10 लोगों से पैसा लिया है, इक्विटी शेयर होल्डर उनको बना दिया है, तो आपको 10 लोगों को प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है। तो इसलिए इक्विटी महंगा होता है, उधार सस्ता होता है। तो कई ऐसे हमने देखे थे कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। डेब्ट में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपको पेमेंट करना ही करना रहता है इंटरेस्ट का, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को तो कंपनी मना भी कर सकती है डिविडेंड देने से। तो ये सब हमने देखा था। डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, पहला इसमें आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में कितना कैश आ रहा है, आपकी कंपनी में कितना कैश। कंपनी को बहुत से लोगों को पैसा देना होता है, जिनसे लोन लिया है उनको इंटरेस्ट देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है इंटरेस्ट में से प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना है डिविडेंड के रूप में, डिबेंचर्स होल्डर्स को देना है, सबको कुछ ना कुछ क्रेडिटर्स को देना है, ठीक है, तो सबको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो सबको कुछ ना कुछ जो है पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को। तो जब आप अपनी कंपनी कैश फ्लो की पोजीशन अपनी देखती है कि अगर उसके कंपनी में पैसा अच्छा आ रहा है, उसकी कंपनी में कैश आ रहा है अच्छा, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वो अपने को सेव करेगी, वो डिबेंचर वो डेप्ट यूज़ करेगी, वो उधार यूज़ करेगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर कंपनी को लगता है कि कैश ज़्यादा नहीं आ रहा है, पे नहीं कर पाएगी कंपनी, तो वो क्या यूज़ करेगी, वो यूज़ करेगी आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो कहेगी कि भाई आप मेरे कंपनी में पैसा दीजिए। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कैश फ्लो पोजीशन में कि अगर कंपनी ज़्यादा अगर ज़्यादा जो है पैसा कमा रही है, ज़्यादा उसके पास पैसा आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करेगी क्या, डेब्ट, उधार का पैसा लेगी, क्योंकि उसे एक ही बार इंटरेस्ट पे करना रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपने पैसे में से कर सकती है। लेकिन कंपनी को अगर कैश की शॉर्टेज है, उसके पास इनफ्लो अच्छा नहीं है कैश का, कैश अंदर कंपनी में नहीं आ रहा है अच्छे से, ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी का यूज़ करेगी वो, ताकि उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी ना बैठे, क्योंकि हमें पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो इक्विटी शेयर लेते हैं कंपनी का, उनको कंपनी को फिक्स डिविडेंड देना रहता है, वो भी अगर प्रॉफिट हुआ हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी कितनी बार पैसा कमा रही है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो कंपनी पैसा कमाती है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि कंपनी को क्या करना है, अगर कंपनी इसका मतलब होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है, वो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन वर्ड आपने कई जगह सुना होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी तौर से कंपनी को देना ही देना है वो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या आता है कि अगर हाई है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोड फंड यूज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहेगी, ठीक है। अगर हाई है इंटरेस्ट, अगर हाई है
ICR मतलब कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, बहुत ज़्यादा उसके पास उधारी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को तो उसका मतलब है उसके पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, ठीक है। और लो ICR दिखाता है कि कंपनी के पास बोरोइंग क्या है, कम है, ठीक है। तो कंपनी के पास अगर बोरोइंग बहुत ज़्यादा है तो वो इक्विटी का यूज़ करेगी, कंपनी के पास अगर बोरोइंग कम है तो वो पैसा उधार लेना उचित समझेगी, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या कहता है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो एक स्टेप आगे होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, तो आपने ऊपर पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना रहता है। इसमें आपको क्या करना है? इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पे करना रहता है। तो कंपनी में अगर DSCR यानी कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है? डेब्ट मतलब कि उसके पास उधारी ज़्यादा है, ठीक है, और उसको रीपे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो अगर किसी कंपनी का ये ज़्यादा है, DSCR अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसके पास ये दोनों पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे, मेन अमाउंट पे करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी के पास बोरोइंग बहुत है, ठीक है। तो डेब्ट मतलब उधारी का पैसा बहुत है कंपनी के पास, ठीक है। तो कंपनी अब उधारी का पैसा नहीं लेके, अगर ये हाई रहता है तो इसका मतलब कंपनी अब इक्विटी का यूज़ करेगी, अगर ये लो रहता है तो कंपनी बोरोइंग यूज़ करेगी। ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ठीक है। वो क्या है? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, जैसे मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए डेब्ट का यूज़ करूं कि इक्विटी का यूज़ करूं। तो अगर मुझे लगता है कि उधार लेने में इंटरेस्ट, अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पे मुझे 30 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है और ये 1 करोड़ रुपया अगर मैं उधार के तौर पे उधार लेके लगाता हूँ पैसा, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट ही 30 लाख रुपया हो जा रहा है, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं सोचूंगा कि ये डेब्ट नहीं लेके, उधार का पैसा ना लेके मैं क्या यूज़ करूँ? इक्विटी यूज़ करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको जो है प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा शेयर देना पड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा? पूरा पूरा मेरा पैसा ही चला जाएगा प्रॉफिट का। तो इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि हम उधार का पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे कि इक्विटी का यूज़ करेंगे, तो ये ज़रूर देखते हैं कि हम जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पैसे को, वहाँ से रिटर्न कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट पे करते करते ही हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कंपनी डेब्ट का यूज़ नहीं करेगी और वो किसका यूज़ करेगी? इक्विटी का यूज़ करेगी, कैपिटल राइज करने के लिए, पैसा जो है कंपनी के लिए खड़ा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। अगर कंपनी क्या करती है? बोरोड फंड अरेंज करती है अपनी कंपनी के लिए, तो वो देखेगी, वो सोचेगी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसका पैसा उधारी का आ जाए। कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब है कि जो आपने उधार पे पैसा लिया उसका कॉस्ट क्या है। आपने 1 करोड़ रुपया अगर लिया है तो इस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है आपको। तो जो कंपनी अगर ज़्यादा से ज़्यादा उधार का पैसा लगाना चाहेगी अपनी कंपनी में, ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेके, लोन लेके अब काम करना चाहेगी, तो वो ये सोचेगी कि उसे लो इंटरेस्ट रेट पे क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। लो इंटरेस्ट रेट पे क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। तब वो उधार लगाएगी, तब वो उधार का पैसा यूज़ करेगी, नहीं तो वो किसका यूज़ करेगी? वो इक्विटी का यूज़ करेगी। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या? हाई टैक्स रेट जो है हमारे उधार के पैसे को चीप बना देता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे करना होता है उधारी पे वो माइनस होता है इनकम में से, ठीक है, टैक्स के रूप में। टैक्स भी कम हो जाता है। अगर आप उधार लेके कोई काम करते हैं तो जब भी उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो टैक्स में से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है इनकम को लेके। लेकिन कंपनी क्या देखेगी? कंपनी देखेगी कि टैक्स कहीं ज़्यादा तो नहीं पे करना पड़ रहा है। अगर हाई टैक्स पे करना पड़ेगा तो कंपनी डेब्ट का यूज़ नहीं करेगी, अगर लो टैक्स होगा तो कंपनी इक्विटी को प्रीफर करेगी, ठीक है। हाई टैक्स रेट में कंपनी किसको प्रीफर करेगी? हाई टैक्स रेट में डेब्ट को प्रीफर करेगी। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो वो उधारी का पैसा ज़्यादा यूज़ करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उधारी का जो इंटरेस्ट है वो हमारे टैक्स में से, इनकम कैलकुलेट करते वक्त टैक्स में से कट जाएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हाई टैक्स है तो डेब्ट यूज़ करेगी, अगर लो टैक्स है
है तो वो इक्विटी यूज़ करेगी। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर किसी को इक्विटी अगर अपनी कंपनी की बेच रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, उसका कितना खर्चा आ रहा है। कहीं ऐसा तो है नहीं है कि आपने 100 शेयर किसी को बेचा तो आपको प्रॉफिट में से पर शेयर के हिसाब से वो प्रॉफिट मांग रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है, अगर हाई है अर्निंग पर शेयर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर लो है अर्निंग पर शेयर अगर लो है, पर शेयर पे अगर जो कमाई हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर की वो कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर पे डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट में से कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जो बीच के खर्चे होते हैं दोनों में, जैसे मान लीजिए कि उधारी लेने पे कितना खर्चा आ रहा है, और जो है अगर आप इक्विटी से पैसा राइज कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि इट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर या डेप्ट। जब भी आप उधार लेते हैं या जब भी आप शेयर इशू करते हैं उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, एडवर्टीजमेंट में क्या किस चीज़ में कितना कॉस्ट आ रहा है उसको। अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, डेप्ट उधार लेने में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आप ये नहीं लेंगे, आप इक्विटी लेंगे। अगर इक्विटी से पैसा उठाने में, इक्विटी से कंपनी के लिए पैसा बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है तो आप इक्विटी शेयर का भी यूज नहीं करेंगे, आप डेब्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्लोटेशन कॉस्ट कि आपका कितना खर्चा आ रहा है इन दोनों को पाने में। अगर उधारी से पैसा पाने में ज्यादा खर्चा आएगा तो आप इक्विटी का यूज करेंगे, अगर इक्विटी से पैसा पाने में ज्यादा खर्चा आएगा तो आप डेब्ट का यूज करेंगे, उधार का पैसा। रिस्क कंसिडरेशन, दोनों में कितना रिस्क है, ठीक है, दोनों में कितना रिस्क है। अगर आप उधार लेते हैं तो कहीं कोई आपकी कंपनी पे जो है हक तो नहीं जमाने लग जा रहा है, कितना इंटरेस्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप मैच करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं किससे, इक्विटी से। इक्विटी शेयर होल्डर आपको पता ही है एक तरह से ओनर बन जाते हैं कंपनी का शेयर लेने के बाद, क्योंकि वो सारे डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब दोनों में ऐसा तो नहीं है कि जो है मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, डेप्ट उधारी 1 करोड़ की ले ली, अब इसके बाद मैं लोन नहीं ले सकता, तो इसमें ये क्या है, ये रिजिड है, ये जो है ये थोड़ा सा अगर मुझे और ज़रूरत पड़ गई 50 लाख की तो यहाँ से नहीं ले सकता मैं, तो इसलिए मैं डेप्ट का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब 1 करोड़ के बाद मैं 50 लाख और ले ही नहीं सकता तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैं इक्विटी का यूज़। फ्लेक्सिबल का मतलब कि कितना लचीला है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार पैसा देने के बाद सब बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो और पैसा नहीं मिलेगा, तो इस तरह का मैं यूज़ कर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊँगा जहाँ पर मुझे आगे भी चल के अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो ईजिली मुझे डेप्ट की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब एक बार और समझ लीजिए कि आपके कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पैसा लग रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं करेंट एसेट और फिक्स एसेट को लेके, ठीक है, उसमें कितना पैसा उधारी का आप लगा रहे हैं, कितना पैसा आप इक्विटी से यूज करें। इक्विटी जानते ही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको आप अपना शेयर बेचते हैं, कंपनी का कुछ हिस्सा बेचते हैं कंपनी का, और वो आपको पैसे देते हैं, और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स एक तरह से कंपनी के मालिक से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते वक्त कि हमारा कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, कितना उधारी का पैसा रहेगा, कितना उसमें इक्विटी रहेगा, तो इसमें कंट्रोल भी देखा जाता है कि कहीं डेप्ट अगर मैं उधार ले रहा हूं तो कहीं कोई कंट्रोल तो नहीं करने लग जाएगा मेरी कंपनी को, अगर मैं इक्विटी ले रहा हूं तो किसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, क्या रहेगा, ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वैसे ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं अगर आप इक्विटी से पैसा उठाते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब कि क्या रूल और रेगुलेशन है दोनों में, डेप्ट में क्या रूल और रेगुलेशन है, इक्विटी में क्या रूल और रेगुलेशन है, ये देखा जाता है। सेबी के बारे में आप पढ़ेंगे अभी आगे, सेबी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है, बूम पीरियड चल रहा है कि रिसेशन पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड का मतलब जब मार्केट एकदम हाई पे रहता है, पीक पे रहता है। रिसेशन का मतलब जब मार्केट डाउन रहता है। तो रिसेशन के टाइम पे जब इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से रिसेशन के टाइम पे अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन रिसेशन की है, डाउन है, तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है किसी भी कंपनी में, यानी कि इक्विटी रिसेशन के टाइम पे आप इक्विटी से पैसा कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आपको लोन ही लेना बेटर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, रिसेशन के टाइम पे। और बूम के टाइम पे जब सब कंपनियां ऊपर जाती है, सबके शेयर बढ़ते हैं, तो उस समय इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं सभी इन्वेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, हमें अदर कंपनीज से भी कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनीज का कैसा है वो भी देखना चाहिए, और उनके भी हमें
एक्सपीरियंस से हमें अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। और फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, अदर कंपनी जो लोगों ने ले रखा है कि कितना पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया है, डेप्ट से उठाया, कितना इक्विटी से उठाया, ये भी हमें कंपेयर करना चाहिए। तो ये आपका हो गया बिजनेस फाइनेंस का फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इन कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा, बहुत सिंपल है ये। इट रिफर्स टू दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। फिक्स कैपिटल का मतलब वैसा पैसा, वैसा जो है कैपिटल, वैसा इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब आप जानते ही हैं, वो पैसा जो पहली बार बिजनेस में लगता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वैसा इन्वेस्टमेंट जो लगने के बाद वो वहीं पे लगा ही रह जाएगा। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी अपना कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने का, साड़ियाँ बनाने का मशीन के लिए मैंने 1 करोड़ की मशीनरी खरीदी, तो वो 1 करोड़ की मशीनरी मेरी, उसमें पैसा लगा ही रह जाएगा। वो मुझे आउटपुट तो देगी साड़ी के रूप में, लेकिन वो पैसा नहीं देगी, मुझे वापस नहीं देगी, ठीक है। और मुझे वो बेचना भी नहीं है जब तक वो काम करेगी अच्छे से, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब जो पैसा आप लगा के छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। लैंड, जमीन आपने ली अपनी फैक्ट्री के लिए, बिल्डिंग बनवाई, स्कूल बनवाया मैंने उस पर, तो ये सब पैसा आप लगा के भूल जाते हैं। फर्नीचर बनवाया मैंने, कार ली अपने उसके लिए, कंपनी के लिए, ये सब फिक्स एसेट्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी में लगा के छोड़ दिया जाता है, जिसका कोई जो है हमें भूल जाना होता है लगा के। फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं जो रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं फिक्स एसेट के? नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर हमारा बहुत बड़ा अगर हमारा जो है नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस उस टाइप का है जहाँ पे फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सोफा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चाहिए, तो फिक्स एसेट ज़्यादा होंगे। अगर हमारा कोई ऑफिस का काम है, ठीक है, तो वहाँ पे फिक्स एसेट ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। जैसे मैं कोई फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो फैक्ट्री मुझे ज़मीन चाहिए फिक्स एसेट के रूप में, मुझे उसके ऊपर बिल्डिंग चाहिए, मुझे वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे वहाँ पे मशीनरी चाहिए, ठीक है, साड़ियाँ बनाने के लिए, मुझे वहाँ पे सोफ़ा, फर्नीचर, ऑफिस चाहिए। तो ये सब फिक्स एसेट नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके हिसाब से आपका फिक्स एसेट होता है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको फिक्स एसेट होता है। जैसे मान लीजिए आपका 10 फैक्ट्री है, तो 10 फैक्ट्री में अलग अलग मशीनरी होगी, अलग अलग बिल्डिंग के लिए लैंड होगा, अलग अलग बिल्डिंग होगी, तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, बड़े लेवल पे है तो आपको फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी। आपका ऑपरेशन, आपका बिजनेस एक्टिविटी छोटा है तो आपको छोटे फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर आप मशीनरी की, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको फिक्स एसेट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्किंग एसेट की जरूरत पड़ेगी, कह सकते हैं। अगर आप मशीनरी का यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो आपको फिक्स एसेट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक मान लीजिए आप पहले यूज़ कर रहे थे और आप कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिक्स एसेट खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि अगर आगे चल के आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ को गाड़ी घोड़ा प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑफिस से घर जाने के लिए, उनको ऑफिस देना चाहते हैं, उनको कुर्सी चेयर मेज़ देना चाहते हैं, उनको अच्छी मशीनरी देना चाहते हैं, ये सब करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स एसेट अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब कंपनी चाहती है अलग अलग शहरों में डील करे, अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस बनाएगी तो फिक्स एसेट बिल्डिंग में खर्चा होगा, लैंड में खर्चा होगा, सोफा वोफा में खर्चा होगा, कुर्सी मेज टेबल पे खर्चा होगा। तो ये सब ग्रोथ, अगर आप अपनी कंपनी का ग्रोथ करते हैं तो आपको फिक्स एसेट को भी अपने बढ़ाना होगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी पहले कपड़े में ही डील कर रही थी, मान लीजिए मैं सिर्फ साड़ियाँ बना रहा था, अब मैं क्या हूँ, ग्रोसरी का आइटम भी बनाने लग गया, अब मैं जो है खाने पीने के आइटम भी बनाने लग गया। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्ट होने लग गया, अब मैं अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गया, टीवी बनाने लग गया, वॉशिंग मशीन बनाने लग गया, फ्रिज बनाने लग गया, खाने पीने के आइटम बनाने लग गया, वीट चावल गेहूँ चावल दाल बनाने लग गया। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी डाइवर्ट होती है, एक प्रोडक्ट में ना होके कई सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त फिक्स एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटीज़, ठीक है।
अगर फिक्स क्या मतलब कि आपके पास कितना पैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फिक्स एसेट कितना होगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट रखते हैं अपनी कंपनी में। लीजिंग फैसिलिटी क्या है, अगर जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए मुझे बुलेट का शोरूम खोलना है गाँव में, तो वहाँ पर किसी की ज़मीन है बड़ी सी, वो मुझे लीज पे मिल गई 10 साल के लिए, तो क्या है, अगर लीजिंग फैसिलिटी अच्छी है, लीज का मतलब होता है कि आप किसी की ज़मीन को कुछ सालों के लिए अपने पास उसको अपने ओनरशिप पे ले लेते हैं, आप उसके ओनरशिप होते हैं, ओनर होते हैं। मान लीजिए ये ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है, तो 10 साल के लिए इस ज़मीन का मालिक मैं हो गया, इस पे मैं चाहे खेती करूं, चाहे बुलेट का शोरूम खोलूं, चाहे कुछ करूं, तो ये होता है लीजिंग फैसिलिटी। तो लीजिंग फैसिलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है आपका फिक्स एसेट कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर। अगर मान लीजिए कि दो लोग मिल गए, मान लीजिए खेतान ट्यूटोरियल है और हितेश पांडे ट्यूटोरियल है, ये दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों को अलग अलग चेयर की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के लिए ये, और दोनों का बिल्डिंग सेम रहेगा, दोनों का ऑफिस सेम रहेगा, तो फिक्स एसेट की कम जरूरत पड़ेगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन होता है और जॉइंट वेंचर होता है। तो अगर आप अकेले काम करते हैं तो फिक्स एसेट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। सेम है, फिक्स एसेट जैसे आपका फिक्स रहता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग पैसा, कि मुझे डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए लेबर को पैसा देना है हर दिन, मुझे मशीनरी खराब हो गया उसको सही कराना है, मुझे जनरेटर में डीजल पेट्रोल का पैसा देना है, तो ये सब वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। ऐसे एसेट जो करेंटली, जैसे मान लीजिए 50 लाख का मुझे साड़ियाँ खरीदनी है बेचने के लिए आगे, तो 50 लाख की साड़ियाँ जो मैंने खरीद के लाया वो मेरा वर्किंग कैपिटल में आएगा। काम करने के लिए जो पैसा लग रहा है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। CA माइनस CL, यानी कि करंट एसेट को जब आप माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी से तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट सच एज कैश, इन्वेंट्री। ये ऐसा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब कि आपने जब इन्वेस्ट कर रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जैसे 50 लाख की साड़ियाँ मैंने खरीदी, ठीक है, उसको बेचने के लिए आ गए, तो वो आ गया वर्किंग कैपिटल में, मैंने इन्वेस्ट किया वर्क करने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रॉस वर्किंग। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। जब आपके पास करंट एसेट ज़्यादा हो जाता है, जैसे 50 लाख की साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा हो गई और मुझे उधार कम देना है, करंट लायबिलिटी मेरी कम है, तो उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे क्रेडिटर्स कम हो गए, ठीक है, वो हमारा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑपरेशन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, हमारा अगर ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, अगर हमारा काम का ज़्यादा है, अगर जैसे मान लीजिए हम होलसेलर हैं साड़ियों के और हम 20 करोड़ का कपड़ा बेच रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम 40 करोड़ बेचने लग जाए, मेरा लेंथ ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ऑपरेशन, तो इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 20 करोड़ से 40 करोड़ में बेचने लग गया तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा हो गया। अब मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा उनको डे टू डे खर्चा आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर बिजनेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल। अगर लेबर की जरूरत वाला बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और अगर वैसे मशीनरी वाला है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, वो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका वही है लेंथ ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम है, ठीक है। योर नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि एक बूम पीरियड होता है, एक रिसेशन पीरियड होता है जहाँ पे, या डिप्रेशन कह सकते हैं इसको, जहाँ पे आपका डिमांड कम होता है। बूम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है चीज़ों का, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सब चीज़ ज़्यादा होगा। मान लीजिए बूम पीरियड चल रहा है, पहले 4 ठो पार्ले जी का डिमांड होता था, अब यहाँ पे 40 ठो पार्ले जी का डिमांड होने लग गया, तो अब कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, ज़्यादा जो है बेचने वाले रखने पड़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बूम पीरियड में बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिसेशन पीरियड में कम हो जाता है जब कम डिमांड रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है सीजनल फैक्टर। कभी कभी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, जैसे साड़ियों का शोरूम है, ठीक है, साड़ियों का शोरूम जब शादी वादी रहती है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेबर ज़्यादा रखना पड़ता है, सर्वेंट ज़्यादा रखना पड़ता है, एम्प्लॉय ज़्यादा रखना पड़ता है एक सीज़न के हिसाब से। वहीं बाकी जब शादियाँ नहीं होती हैं तो कस्टमर कम रहते हैं और उनको कम वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, अगर आपका 3 महीना प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, और 9 महीना प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसमें कम वो जरूरत पड़ेगा। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल, ठीक है,
अगर क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल क्या है, ये अदर फैक्टर है जो क्या है, क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, कि कंपनी कितने लंबे समय के लिए सप्लायर को जो है, अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, रॉ मटेरियल का, तो कितने समय के लिए कंपनी वो लोन चुकाएगी। अगर जैसे मान लीजिए क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट अलाउड, कितना कंपनी क्रेडिट अपने पास से अलाउ कर रही है। जैसे कोई 40 ठो पार्ले जी लेके गया कंपनी से और उसका पैसा उसने 10 ठो का ही दिया, तो कंपनी को क्या है अब, और कंपनी ने जिससे वो पार्ले जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया है, उसने कितना टाइम दिया है कंपनी को पैसा पे करने के लिए उसका। अगर कंपनी को जैसे कंपनी को अगर क्रेडिट नहीं मिला है, उधार नहीं मिला है, तो उसको वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। अगर कंपनी को क्रेडिट मिला है, उधार मिला है रॉ मटेरियल वगैरह पार्ले जी बनाने के लिए, तो कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। इसी तरह कंपनी अगर आगे अपने सप्लायर्स को अगर उधार ज़्यादा दे रही है, तो कंपनी को पीछे पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ये होता है क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना तेज़ी से काम हो रहा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ पे हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होता है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर हाई, जैसे 10 ठो एम्प्लॉय हैं, वो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे 20 ठो एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो कम रहेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कितनी तेज़ी से काम कोई कर पा रहा है। अगर 10 एम्प्लॉय हैं, वो 20 एम्प्लॉय का काम कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी, तो मेरी वर्किंग कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो लेस अमाउंट अगर कम दाम पे देता है, तो वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। अगर वो थोड़ा सा उधार भी देता है, तो उस कंडीशन में भी वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए रॉ मटेरियल, अगर मैं पार्ले जी बनाने के लिए चीनी मंगवा रहा हूँ, तो चीनी वाला अगर मुझे उधार दे रहा है, तो मुझे उसको तुरंत पैसा नहीं देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की मुझे कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कैसा है, ठीक है, क्या कंपटीशन है, लेवल कैसा है कंपटीशन का, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन में हम कह सकते हैं कि कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देखना पड़ेगा कि वो जिनको आगे दे रही है उनको उसको क्या करना पड़ेगा, कम उधार पे भी देना पड़ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने पास क्या मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है, उनको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है, और स्टॉक मेंटेन करने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दिस ऑल वॉज योर फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल।